साल 1640। भारत की धरती पर दो ताकतें अपने चरम पर थीं, मुगल सल्तनत और स्वतंत्र हिंदू राजवंश। देवगढ़ विंध्याचल की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था, जहां रघुवंशी वंश के राजा वीरभद्र सिंह का शासन था। वीरभद्र एक न्यायप्रिय परंतु कठोर राजा थे। वे युद्ध में जितने निडर थे, दरबार में उतने ही संयमी और धर्मपरायण। देवगढ़ का किला ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था और उसकी दीवारें रात में मशालों की रोशनी में किसी अग्निदुर्ग की तरह चमकती थीं। इस राज्य की सीमाओं पर मुगल सरहदें थीं, जहां शाही सेनापति मिर्जा इल्तमिश बेग का शासन चलता था। एक चालाक, महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति जो अपनी वीरता से बादशाह शाहजहां की आंखों का तारा बन चुका था। राजा वीरभद्र का एक ही उत्तराधिकारी था, राजकुमार अर्जुन सिंह, जो युद्ध कौशल, राजनीति और काव्य में निपुण था, किंतु हृदय से कोमल और विचारशील। अर्जुन का मन अस्त्रों से अधिक शास्त्रों में रमता, लेकिन समय उसे कुछ और ही दिखाने वाला था। देवगढ़ में वसंत महोत्सव का समय था। नगर में उत्सव का माहौल था और हर गली फूलों से सजी हुई थी। इसी दौरान महल में एक नववधू के समान आई रेखा, एक सुंदर, बुद्धिमती और रहस्यमयी युवती, जो काशी नगर के राज परिवार की दूर की संबंधिनी बताई गई। पर किसी को ठीक ठीक यह नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन है। राजकुमार अर्जुन, जो अक्सर शांत रहता था, रेखा से मिलते ही विचलित हो गया। उसकी आंखों में नजाकत और होठों पर छिपा हुआ दर्द जैसे कोई पुराना रहस्य हो। धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण बढ़ा। रेखा नृत्य, शास्त्र और राजनीति में अत्यंत निपुण थी, परंतु वह हर बात पर मौन का एक आवरण चढ़ा देती, मानो कुछ छुपा रही हो। राजा वीरभद्र ने रेखा को शाही सलाहकारों में स्थान दिया, जिससे दरबार में अनेक लोगों की भ्रुकुटी तन गई। विशेषकर सेनापति धर्मपाल, जो वर्षों से राजा के निकट रहे थे, अब अपने स्थान पर संकट महसूस करने लगे। इधर मुगल सरहद पर मिर्जा इल्तमिश को देवगढ़ की बढ़ती शक्ति खटक रही थी। उसे खबर मिली थी कि देवगढ़ के पास की खानें अब और भी सोने से भर रही हैं। उसने बादशाह शाहजहां को चिट्ठी भेजी। मुगल सेनाएं धीरे धीरे देवगढ़ के उत्तर पश्चिमी सीमांतों पर हलचल मचाने लगी थीं। राजा वीरभद्र ने सेनापति धर्मपाल को आदेश दिया कि वे सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करें, लेकिन धर्मपाल भीतर ही भीतर असंतोष से जल रहा था। रेखा की निकटता और अर्जुन का प्रभाव उसे अपने अधिकार छिनते महसूस हो रहे थे। एक रात धर्मपाल ने गुप्त रूप से एक संदेश मिर्जा इल्तमिश को भेजा। अगर आप देवगढ़ पर चढ़ाई करें तो मैं महल का द्वार खोल दूंगा, पर बदले में मुझे वह मिलेगा जो मुझे नहीं मिला, सिंहासन। रेखा को इस षड्यंत्र की भनक लगी। एक रात उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, राजकुमार, जो तूफान आने वाला है वह बाहर से नहीं भीतर से उठेगा। विश्वास करना कठिन है, पर विश्वासघात अपनों से ही होता है। अर्जुन चौंका। वह रेखा की बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, पर उसके मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। रेखा ने अर्जुन को जो चेतावनी दी थी वह उसके दिल और दिमाग पर छा गई थी। उसने दरबार में चारों ओर नजर रखनी शुरू की। सेनापति धर्मपाल अब खुलकर निर्णयों को चुनौती देने लगा था। राजा वीरभद्र को यह अस्वाभाविक नहीं लगा, पर अर्जुन सावधान हो गया। इसी दौरान मिर्जा इल्तमिश ने सीमांत पर देवगढ़ की सेनाओं को उलझाने के लिए छिटपुट हमले शुरू कर दिए, लेकिन उसका असली लक्ष्य कुछ और था। राजा के सबसे विश्वस्त सेनापति को लालच देकर राजमहल को भीतर से गिराना। धर्मपाल और मिर्जा की एक गुप्त मुलाकात जंगल के काली कुटिया नामक स्थान पर हुई। वहां एक अंधकारमय समझौता हुआ। धर्मपाल, महल का द्वार जब खुलेगा सिंहासन मेरा होगा। तुम जो चाहो राज्य के उत्तर की खानों से ले लेना। मिर्जा, बिल्कुल, और साथ ही मुझे चाहिए वो स्त्री जो रघुवंशी वंश के भविष्य को नियंत्रित कर रही है। धर्मपाल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। शायद वह भी जानता था कि रेखा कौन है। अर्जुन और रेखा के बीच का संबंध अब गहरा होने लगा था, पर रेखा हमेशा कुछ न कुछ छुपाती रहती थी। अर्जुन एक रात उसे लेकर महल की छत पर गया और पूछा, अर्जुन, रेखा तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में दर्द है, लेकिन तुम बताती कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? रेखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रेखा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अर्जुन, लेकिन मेरा अतीत वह अंधकार से भरा है। अगर मैंने सच बताया तो तुम शायद मुझसे घृणा करोगे। अर्जुन, सच चाहे जैसा भी हो प्रेम को तोड़ नहीं सकता। तभी अचानक महल में शंखनाद हुआ। सीमा पर एक बड़ा हमला हुआ था। अर्जुन को युद्ध भूमि की ओर भेजा गया और यहीं से एक नया मोड़ शुरू होता है। राजा वीरभद्र ने युद्ध की घोषणा कर दी, पर इसी बीच महल के भीतर विश्वासघात के बीज पनप चुके थे। धर्मपाल ने एक रात महल के रक्षक द्वार पर तैनात 20 सैनिकों को गुप्त रूप से विष देकर मार डाला। रेखा ने यह गतिविधि देख ली थी। उसने तुरंत अर्जुन को एक पत्र भेजा जो युद्ध शिविर में था। राजकुमार, ये युद्ध बाहर से नहीं भीतर से हारने वाला है। लौटो इससे पहले कि सिंहासन गिर जाए। लेकिन पत्र रास्ते में ही इंटरसेप्ट हो गया। धर्मपाल ने उसे पकड़वा लिया और रेखा को बंदी बना लिया। अब धर्मपाल ने मिर्जा को महल में बुलाने का संकेत भेजा। मिर्जा की सेना ने सीमा से महल की ओर कूच किया।
अंदर से द्वार खोल दिया गया और देवगढ़ का अजेय दुर्ग रातों रात टूट गया। जब अर्जुन युद्ध से लौटा वह तबाही देखकर स्तब्ध रह गया। राजमहल जला पड़ा था और राजा वीरभद्र की तलवार खून से सनी हुई धरती पर पड़ी थी, लेकिन शरीर कहीं नहीं मिला। राजमहल जल चुका था। राजा वीरभद्र का कोई पता नहीं था। रेखा गायब थी और धर्मपाल ने खुद को रक्षक घोषित कर दिया था, एक अंतरिम शासक, जब तक नया राजा घोषित न हो। अर्जुन जंगलों की तरफ निकल पड़ा, जहां से आखिरी बार रेखा का संदेश आया था। उसने छिपकर अपने पुराने वफादारों को इकट्ठा किया, सैनिक, साधु और कुछ जनजातियां जो अब भी रघुवंशी राजवंश के प्रति निष्ठावान थीं। 7 रातों तक अर्जुन ने युद्ध की तैयारी की, पर वह सिर्फ तलवार नहीं, एक गूढ़ रहस्य ढूंढ रहा था। वह स्त्री जो हर चीज की चाबी थी, रेखा। एक बूढ़े साधु ने कहा, राजकुमार, रेखा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह तो उस वंश की आखिरी चिंगारी है जिसे मिर्जा ने 2 दशक पहले मिटा दिया था। कौन सा वंश? अर्जुन ने पूछा। वो जो तुम्हारे पुरखों से भी पहले इस धरती का स्वामी था, नागवंशी, और मिर्जा उसी के शाप से बचने की कोशिश में है। अर्जुन को समझ में आया कि रेखा के पास कुछ ऐसा है जिसे मिर्जा पाना चाहता है, शक्ति या रहस्य। उसे एक गुप्त गुफा मिली जिसे नीलकंठ की छाया कहा जाता था। वहीं रेखा बंदी थी और धर्मपाल उससे कुछ पूछ रहा था। तुम्हारे खून में है वो रहस्य, बता दो, कहाँ है नागमणि, वही जो राजा बनाती है और राक्षस मिटाती है? रेखा चुप रही। अर्जुन ने अपनी छोटी सी सेना के साथ गुफा पर हमला बोला। एक भयंकर युद्ध हुआ। धर्मपाल अर्जुन के हाथों मारा गया, लेकिन उससे पहले उसने खुलासा किया, राजा वीरभद्र मरा नहीं, उसने खुद को सौंपा था नागवंश को। एक सौदा था। रेखा घायल थी। अर्जुन ने उसे अपने शिविर में लाकर उसकी सेवा की। वह अब भी सच बताने से झिझक रही थी। तुम मुझसे प्रेम करते हो अर्जुन? हाँ, बिना शर्त। तो जान लो, मैं कोई रेखा नहीं, मैं हूँ नागेश्वरी, नागवंश की अंतिम उत्तराधिकारी। अर्जुन सन्न रह गया, पर उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। रेखा या नागेश्वरी ने बताया कि मिर्जा नागमणि के फल से अमृता पाना चाहता है। राजा वीरभद्र ने एक सौदे में उसे समय दिया और बदले में खुद को उसके हवाले कर दिया। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। मिर्जा की विशाल सेना राजधानी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार अर्जुन और नागेश्वरी ने रणनीति से हमला किया। जंगलों से निकली जनजातियां, पर्वतों से उतरे योद्धा और नागवंश की छाया से उठे नागपालक सभी एक साथ लड़े। राजा वीरभद्र, जिसे सब मरा समझ रहे थे, मिर्जा के शिविर में जीवित था। अर्जुन ने अकेले वहां पहुंचकर उसे मुक्त किया और कहा, पिता, अब सिंहासन के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। अंतिम युद्ध 3 दिन चला। मिर्जा ने नागमणि का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन नागेश्वरी ने उसे रोक दिया। उसने मंत्र पढ़े और नागमणि को नष्ट कर दिया, जिससे मिर्जा की शक्ति भी जाती रही। अर्जुन ने उसे युद्ध भूमि में परास्त किया। राजा वीरभद्र ने फिर से सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने राजपाट अर्जुन को सौंप दिया और वनवास चला गया। नागेश्वरी और अर्जुन का विवाह हुआ, पर उन्होंने राज्य नहीं चलाया। उन्होंने नया नगर बसाया जहां सब जाति वर्ग के लोग साथ रहते थे। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।